हिंदुस्तान अखबार, मंगलवार 14 जुलाई 2026। विभूति नारायण मिश्र का लेख है लोकल अपराधियों के ग्लोबल खतरे। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ असाधारण सी थी। बीते 7 जुलाई को अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारी बिल एस्टी ने इसमें 24 गिरफ्तार समेत 37 लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप लगाया कि उन्होंने संगठित गिरोह बनाकर अमेरिका, कनाडा, भारत व कई यूरोपीय देशों में अपहरण, फिरौती, मादक पदार्थों की तस्करी और हत्या जैसे अपराध अंजाम दिए या देने की कोशिश की। अमेरिकी न्याय व्यवस्था में ऐसे दोषारोपण को इंडक्टमेंट में या औपचारिक रूप से आरोपित करना कहते हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में इस्तेमाल होने वाला एक औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से अभियोजन पक्ष किसी व्यक्ति पर कोई गंभीर अपराध करने का औपचारिक आरोप लगाता है। भारत में यह पुलिस की चार्जशीट जैसा है जो किसी आधार सक्षम अदालत में दाखिल होती है। 7 जुलाई को 3 इंडक्टमेंट पेश किए गए जिनके आधार पर इन 37 लोगों के विरुद्ध अमेरिकी अदालतें आपराधिक मामले शुरू करेगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे की असाधारण दिलचस्पी का बॉक्स वायस इसलिए भी बन गई कि इसमें आरोपित ज़्यादातर अपराधी भारतीय नागरिक या मूल के हैं और कुछ तो भारतीय जेलों में ही बंद हैं। छोटी संख्या दूसरी नागरिकताओं की भी है, पर नेतृत्वकारी भूमिका में भारतीय गैंगस्टर ही हैं। ये इंडक्टमेंट इसलिए भी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं कि अमेरिका एजेंसी द्वारा उल्लेखित कुछ मामले कनाडा और अमेरिका के ऐसे 2 नागरिकों पर हमलों से जुड़े हैं जो भारत के पृथकवादी खालिस्तान आंदोलन में सक्रिय थे। इंडक्टमेंट में भारत के लिए एक और दिलचस्पी का बायस हो सकता है। इसमें एक ऐसे प्रकरण का उल्लेख है जिसमें पंजाब के होशियारपुर जिले की टांडा थाने के प्रभारी गुरिंदरजीत सिंह नागला ने एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर के साथ आपराधिक साठगांठ कर एक अमेरिकी नागरिक को धमकी दी कि यदि उसे $4 लाख की रिश्वत नहीं दी गई तो वह उसके भारतीय रिश्तेदारों की हत्या के मामले में झूठा फंसा देगा। एस्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस पुलिस पर अफसर को भारत में से प्रत्यावर्तित कराने का प्रयास किया गया। इन खबरों के छपते ही इंस्पेक्टर नागरा को निलंबित कर पुलिस लाइन्स भेज दिया गया। उनके विरुद्ध एक पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर आरोप यह है कि इंस्पेक्टर नागरा ने गैंगस्टर भगवान पुरिया के कहने पर अमेरिकी नागरिक को धमकी दी थी। भगवान पुरिया इन दिनों पंजाबी गायक सिंधु मूसेवाला की हत्या समेत लगभग 100 आपराधिक मामलों में असम की तेजपुर जेल में बंद है। इसके अतिरिक्त एक अन्य भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी एशली ने कई बार लिया और इंडक्टमेंट के अनुसार उसने भी भारतीय जेलों में बंद रहने के बावजूद अमेरिका के कुछ गैंगस्टरों से जो वास्तव में अमेरिका पुलिस के एजेंट थे, टेलीफोन पर संपर्क कायम कर उन्हें कुछ अमेरिकी नागरिकों की हत्या की सुपारी देने की कोशिश की थी। वैश्वीकरण ने सिर्फ सकारात्मक अर्थों में ही दूरियां कम नहीं की हैं। इससे अपराधियों के सपनों, महत्वाकांक्षाओं और सामर्थ्य में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। याद कीजिए कथाकार भगवती चरण वर्मा को सन 1940 के दशक में लिखी गई कहानी 2 माँ की, जिसमें मोहल्ले तक प्रभाव रखने वाले गुंडे की कथा है। यह कहानी आगे चलकर बीहड़ों तक पहुंची जहां अपेक्षाकृत बड़े भूभाग को प्रभावित कर सकने में समर्थ दस्युओं की कथाएं सुनने को मिलने लगी और फिर बढ़ते शहरीकरण और समृद्धि के चलते देश प्रदेशों की सीमाओं को छलांग सकने वाले अपराधियों की पौध तैयार होने लगी। अपराधियों की प्रोफाइल में बड़ा परिवर्तन आया। 1990 के आसपास जब उदारीकरण और
तजन्नित वैश्वीकरण के चलते हर क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खुले और भारतीय अपराधियों ने विश्व पटल पर हलचल मचानी शुरू कर दी। संचार साधनों और यात्राओं के सुलभ होते जाने के चलते अपराध लोकल से ग्लोबल हो गया है। भारत सरकार के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक राहत की बात ये हुई है कि पूरी परिस्थिति में किसी सरकारी एजेंसी का नाम नहीं आया है। कुछ साल पूर्व खालिस्तान समर्थक ने निज्जर की हत्या के समय कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि इस अपराध में कुछ भारतीय एजेंसियां और अधिकारी शामिल हैं। इन आरोपों के चलते भारत व कनाडा के रिश्ते बुरी तरह बिगड़ गए थे, जो बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौटे हैं। हालांकि इससे एक बात बहुत ही चिंताजनक तथ्य उभर कर सामने आया है कि भारतीय जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टर भ्रष्ट जेलकर्मियों की मदद से अपना कारोबार जारी रखते हैं। अमेरिकी एजेंटों के पास इन अपराधियों और इंस्पेक्टर नागरा के फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है। यह तो एक आम जानकारी का विषय है कि विभिन्न भारतीय जेलों में बंद दुर्दांत अपराधी भ्रष्ट कर्मियों की सहायता से हत्या, अपहरण या फिरौती जैसे अपराधों के सिंडिकेट चलाते रहते हैं, जिनसे सेल में बंद अपराधी अपने देशी विदेशी गुर्गों के जरिए संपर्क कर पाए गए हैं। यदि अमेरिकी अधिकारी उन्हें प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध करें तो हमें इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इस पूरे प्रकरण का एक सहायक पक्ष यह है कि 37 आरोपितों से 24 कनाडा, अमेरिका या यूरोप की धरती से गिरफ्तार किए गए हैं। ये वर्षों से वहाँ सक्रिय थे और ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो सका कि इन देशों ने वर्षों से आव्रजन बड़ा आसान बना रखा था, खास तौर से अपनी सरकारों के खिलाफ राजनीतिक कारणों से भेदभाव का आरोप लगाकर आराम से इनमें शरण हासिल की जा सकती है। यह लतीफ़ा लग सकता है, पर पिछले दिनों खालिस्तान आंदोलन से जुड़े एक नेता ने इंटरव्यू दिया था कि कनाडा या यूरोप जाकर बसने की आतुर नौजवानों को अपने पैड पर प्रमाण पत्र जारी करता रहता है। वे खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और उन्हें भारत में न्याय नहीं मिल सकता। इनमें से बहुत से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे, जो उन देशों में जाकर बड़े-बड़े गैंग संचालित करते रहे हैं। भारत सरकार लाख कोशिश करके भी इनका प्रत्यार्पण नहीं करा पाती। इस प्रकरण के बाद शायद इन देशों को भी सुधि आए। अगला लेख है बदले की भावना। पश्चिम एशिया में बदले की भावना के चलते प्रवृत्ति की तमाम खादें कई बार पार हुई हैं। अफसोस ईरान में फिर यही भावना सिर चढ़कर बोल रही है। ईरान की एक कट्टरपंथी अखबार ने इन्फोग्राफिक प्रकाशित किया है, जिसमें 13 विदेशी नेताओं के नाम है। अखबार ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या के बदले में इन नेताओं को निशाना बनाया जाएगा। गौर करने की बात यह है कि ईरानी प्रशासन ने इसका समय रहते खंडन नहीं किया। ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने 28 फरवरी को पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाते हुए कहा था कि बदला हमारे राष्ट्र की इच्छा है और इसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए। जब किसी देश का सर्वोच्च नेता खुलेआम ऐसा इजहार करेगा तो देशवासियों में क्या पैगाम जाएगा। ईरान का यह इजहार एक बड़े खतरे की ओर इशारा है। एक तरह से ईरान के सर्वोच्च नेता की मर्जी के मुताबिक ईरान के इस कट्टरपंथी अखबार ने खतरनाक इरादे से दुनिया को रूबरू कराया है। अब दुनिया में स्वाभाविक ही चिंता की लहर है। जिन नेताओं ने ईरान बदला लेना चाहता है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतान्याहू, जॉर्जिया मेलोनी, कीर स्टारमर, इमैनुएल मैक्रों, फ्रेडरिक मर्ज इत्यादि। सूची में अमेरिका और इजराइल के नेताओं के नाम नहीं चौंकाते, पर यूरोपीय नेताओं के नाम देखकर चिंता होती है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने ईरान का क्या बिगाड़ा है? दरअसल ईरान को उम्मीद थी कि इन देशों के नेता ईरान पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करेंगे। हालांकि यूरोप के ये देश ईरान पर हुए हमले के
पैरोकार कतई नहीं थे। फिर भी यह तथ्य है कि कुछ तो यूरोपीय देशों ने अमेरिका के अपने वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने दिया है। यह ईरान की नाराज़गी को समझा जा सकता है, मगर इसका मतलब कतई यह नहीं है कि देशों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निशाना बनाकर बदला लिया जाए। अमेरिका ने जो किया उसकी निंदा के ज़्यादातर देश करते हैं। किसी भी देश में घुसकर उसके नेताओं को निशाना बनाने की अमेरिकी मनमानी तारीफ कोई नहीं कर सकता। पर जब बदले का फितूर हावी हो जाता है, तब नियम, कायदे और इंसानी तहजीब की बातें किनारे रख दी जाती हैं। बदकिस्मती से ईरान ऐसा ही करता दिख रहा है और यह प्रवृत्ति दुनिया के लिए घातक है। बदले की ऐसी भावना से पश्चिम एशिया में युद्ध फिर भड़क गया है। अमेरिका भूमि तो ईरान से बहुत दूर है, लेकिन ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और ओमान पर हमले करके जवाब दिया है। अमेरिका, इजराइल भी ईरान में बड़े हमले कर रहे हैं। तनाव चरम पर है। बहुत मुश्किल से दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता की स्थिति बनी है थी। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। शांति समझौते पर बात चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ता लग रहा है। ट्रंप की करीबी सीनेटर लिंडे से ग्राहम की मौत से भी तनाव बढ़ेगा। अमेरिका में इस मौत की जांच हो रही है कि इसके पीछे ईरान की कोई साजिश तो नहीं है। अब अगर दो तीन देश ईरान के साथ खुलकर आ गए तो विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। दोनों ही तरफ संयम और समझदारी का अभाव साफ दिख रहा है। दुनिया के आम लोग तो यही देखना चाहेंगे कि समाधान या समझौते को कोशिशें कौन शुरू करेगा। अगला लेख है जापान की शांति संधि। जापान की शांति संधि का मसविदा अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। मसविदे की रूपरेखा प्रकाशित कर दी गई है। संधि को अंतिम रूप देने के लिए सितंबर महीने के शुरू में सैन फ्रांसिस्को में संबंधित राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एशिया के देशों में जापान ही पहला देश था जिसने पश्चिम देशों के ढंग पर अपनी शक्ति का विकास किया था। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा बदलित एशियाई देशों में जापान के उत्थान के स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना जागृत की, किंतु जापान ने पश्चिम राष्ट्र की साम्राज्यवादी परंपरा की नकल की। उसने अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया और चीन जैसे विशाल देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। जापान की इस आक्रमणकारी नीति ने उसे एशियाई देशों में शीघ्र ही तिरस्कार का पात्र बना दिया। साम्राज्यवादी लोग की कोई सीमा नहीं होती। जापान ने द्वितीय महायुद्ध के प्रशांत महासागर और एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार का अच्छा अवसर देखा और जर्मनी के साथ गठबंधन करके युद्ध में कूद पड़ा, किंतु भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। युद्ध में जापान मित्र राष्ट्रों के हाथों पूरी तरह पराजित हुआ। जापान की शांति संधि का जो मसौदा तैयार किया गया उसका सबसे मुख्य परिणाम यह होगा कि पिछले 50 वर्षों में जापान धीरे धीरे करके विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया गया था, उसका पूर्णतः अंत हो जाएगा और जापान की सत्ता केवल अपने मुख्य द्वीपों तक सीमित रह जाएगी। चौबेजे बनने वाले थे, किंतु दुबेजी भी नहीं रह जाएंगे। यह कहावत जापान के लिए पूरी तरह चरितार्थ हुई है। युद्ध में पराजित होने वाले देश का भविष्य विजेताओं के हाथ में होता है। वे पराजित देश के प्रति उदार अथवा कठोर कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। एक अर्थ में पराजित जर्मनी की अपेक्षा पराजित जापान अपने को अधिक अनुकूल स्थिति में देख रहा है। विजेता राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण जर्मनी के कई टुकड़ों में विभक्त हो गया है और दोनों भाग एक दूसरे के विरुद्ध संगठित हो रहे हैं। जापान पर युद्ध में पराजित होने के बाद केवल अमेरिका ही का फौजी अधिकारी स्थापित हुआ, अतः
उसके टुकड़े होने से बच गए। पुष्परंजन का अगला लेख है, 100 दिन बाद भी वालेंद्र सरकार को समझने में जुटा था नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। व्यवहारिक राजनीति में इस समय को हनीमून पीरियड कहा जाता है। इस दौरान विपक्ष आमतौर पर चुप रहता है और उसके वादी सरकार के कामकाज की तरफ की आलोचना करता है। वालेंद्र सरकार ने 100 सूत्री कार्यक्रम अपने कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर पूरा करने का अहद किया था। अब एक सार्वजनिक दस्तावेज के जरिए उसने अपने 87% वादे पूरे कर लिए हैं। सन 1959 में बीपी कोइराला के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस की सरकार के बाद नेपाल में कभी भी किसी एक पार्टी की सरकार नहीं रही जिससे संसद में 2/3 बहुमत मिला हो। आरएसपी की सरकार इसके बहुत ही करीब पहुंच गई थी, बस 2 सीटों की से चूक चूक हो गई। चूंकि ये सरकार भ्रष्टाचार और खराब काज वाली राजनीति अस्थिरता के दौर के बाद बनी है, इसलिए लोगों ने आरएसपी को खासकर बालेन सरकार को बेहतर बदलाव की उम्मीद को वोट दिया। दुर्भाग्य से यह सरकार का कई मौकों पर नियमों का उल्लंघन करती दिखी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। साझा सत्र में प्रधानमंत्री बालेन्द्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपने चैम्बर में जाकर बैठ गए। पूरे 100 दिन में उन्होंने एक बार भी देश की आम जनता को संबोधित नहीं किया। 100 दिनों में 100 का कार्यक्रम लागू करने के वादा ही अपने आप एक अव्यवहारिक बात है। एक दिन में कोई कार्यक्रम कैसे पूरा किया जा सकता है? ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए के दिन गाड़ी का लाइसेंस मिलना और पासपोर्ट की होम डिलीवरी, इनमें से कुछ अच्छे काम हैं, लेकिन बालेन्द्र सरकार हड़बड़ी में लगातार गड़बड़ी भी कर रही है। जैसे 12वीं कक्षा के नतीजों में गलतियों के साथ जल्दबाजी में उन्हें जारी करना, जिससे छात्रों का विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। मीठी-मीठी बातों से भरा बजट और बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने में विफलता बालेन्द्र की नीतियों में झोल को उजागर करने लगी। जो लोग झुग्गी बस्तियों से उजाड़े गए, उनको पुनर्वास केंद्रों में 2-2 दिन में बाद भोजन नहीं मिल रहा है। सरकार ने इस भी कुप्रबंधन की बात मानी है। बालेन्द्र सरकार जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म उस मशहूर नारे का पालन कर रही है कि सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा बराबर हैं। सुदन गुरुंग की पहले मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से गृह मंत्री पद से 22 अप्रैल 2026 को इस्तीफा देना पड़ा था। उनसे जुड़े लोग गिरफ्तार भी किए गए। बाद में 40 दिन के भीतर सरकारी जांच समिति में क्लीन चिट मिलने पर उन्हें 9 जून 2026 को फिर से गृह मंत्री नियुक्त कर दिया गया। क्लीन चिट देने से पहले सरकार ने जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए जहमती नहीं उठाई। उधर संसद में लोग इस समय सन्नाटे में आ गए जब प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल भारत की जमीन पर कब्जा भी किया है। अब कहाँ कब्जा है, इसका उत्तर वह आज तक नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ये एक पटकथा लिखी गई थी, जिसे लिखने वाले कोई और नहीं है। आरएसपी अध्यक्ष रवि लक्ष्मण थे। यह एक किस्म का सियासी बंटवारा था कि साल भर विदेश नीति लम्बी छाने के नियंत्रण में रहेगा। बालेन किसी विदेशी दौरे का ऐलान नहीं करेंगे। लामी छाने की वजह से लिपू लेख मुद्दे पर वालेन ने बैकफुट पर आ गए। उन्हें संसद में स्पष्ट करना पड़ा कि लिपू लेख को हम ब्रिटेन की मदद से नहीं बल्कि भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। गौर कीजिए, बालेन के बदले लामी छाने दिल्ली आए। उनके बाद विदेश मंत्री शिशिर खनाल नई दिल्ली व बीजिंग गए। दोनों जगहों पर एक बार भी नेपाली विदेश मंत्री ने लिपू लेख का मुद्दा नहीं उठाया। कुल मिलाकर 100 दिन बीतने के बाद भी नेपाल अभी देश चलाने वाले इस व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहा है।
अगला लेख है श्री श्री आनंद मूर्ति जी का दुख का असली कारण। कभी आपने गौर किया है कि दुख का असली कारण क्या है? मानव जीवन में सुख और दुख अचानक नहीं आते। आध्यात्मिक दर्शन कहता है कि प्रत्येक अनुभव हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। हर कर्म अब मन पर एक छाप छोड़ता है, जिसे संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार भविष्य में सुख दुख के रूप में फलित होते हैं और जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में से बांधे रखते हैं। वास्तव में संस्कार परमात्मा की कोई त्रुटि या विकृति नहीं है, बल्कि हमारे अपने कर्मों की मानसिक प्रतिक्रिया है। मनुष्य स्वयं को एक स्वतंत्र और पूर्ण सत्ता मानता है, जबकि उसकी व्यक्तिगत सत्ता अधूरी है। जब तक वह अपने अहंकार से ऊपर उठकर उस आनंद सत्ता में विलीन नहीं होता, तब तक उसे दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाते। साधना का उद्देश्य इसी अधूरेपन को पूर्णता में बदलना है। अक्सर जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तो लोग ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, मगर जो कुछ भी हम भोगते हैं, वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए दुःख के समय दूसरों या ईश्वर को दोष देने की बजाय ईमानदारी से विश्लेषण का करना चाहिए। एक सच्चा साधक विपत्ति को दंड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर मानता है। वह अपने बुरे कर्मों से सीखता और संकल्प लेता है। भविष्य में ऐसा कर्म नहीं करेगा जिनसे नए संस्कार बने। जब तक संस्कारों की अग्नि पूरी तरह शांत नहीं होती, तब तक जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कष्टों का कारण मानना भ्रम है। वे तो केवल हमारे कर्मों के परिणाम सामने लाने का माध्यम बनते हैं। ईशोपनिषद का एक मंत्र इस सत्य की गहराई से अभिव्यक्त कराता है, अर्थात परमात्मा स्वयं अचल है, पर मन से भी अधिक वेगवान है। जहाँ सब कुछ पहले से विद्यमान हो, वहाँ चलने या पहुँचने का प्रश्न नहीं उठता। जो सर्वव्यापी है, उसे किसी स्थान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, कि फिर भी उसी की चेतना समस्त सृष्टि को गति देती है। उसी की प्रेरणा से ग्रह, तारे, वायु, जल और समस्त जीवन निरंतर सक्रिय है। इसी चेतन सत्ता के कारण संसार में जीवन है, ऊर्जा और सृष्टि में अद्भुत संतुलन है। इसलिए साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने संस्कारों को शुद्ध करना है। कर्मों को परिकृत करना है। जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी से स्वीकार करता है, अनंत सत्ता को जीवन का लक्ष्य मानता है और निरंतर उसका स्मरण करता है, तब उसके संस्कार खत्म होने लगते हैं। अंततः वही साधक व्यक्तित्व की सक्रियता से ऊपर उठकर परम चेतना में एकाकार हो जाता है। आज के सारे लेख पूरे हो गए हैं।